आंगन में तुलसी के नीचे लगी अगरबत्ती की खुशबू ने पूरे घर को महका दिया था। रानी अभी अभी पूजा करके रसोई घर में गई थी। माँ ने रोज की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे रानी, पूजा पाठ का ढोंग खत्म हो गया हो तो चाय मिलेगी कि नहीं? ऐसी भी कौन सा सुख दिया है भगवान ने, उल्टे मेरे हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियां छीन ली। बोलते हुए माँ ने गुस्से से अपनी आंखें सिकोड़ ली थी। रानी ने बोलते हुए कहा, चाय बन गई है माँ, अभी लाती हूँ। माथे पर बिंदी, दोनों कलाइयों पर कांच के चूड़े से भरी हुए हरे रंग के सूट में रानी दुल्हन जैसी लग रही थी। मानो चाय देकर रानी देकर गई, उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया। आदमी का तो कुछ पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं, फिर भी न जाने क्यों इतना बन सवर कर रहती है। रानी ने सबको सुनकर अनसुना कर दिया था और करती भी क्या। उसके दिन की शुरुआत रोज ऐसे ही माँ के तीखे तानों से होती थी। माँ को चाय देने के बाद रानी अपने ससुर को चाय देने के लिए उनके कमरे में जाने लगी तो उन्होंने उसे आवाज़ देकर कहा, रानी बेटा, मेरी चाय बाहर ही रख दे, मैं उधर ही आकर पी लूँगा। जी पापा, बोलकर रानी वापस चली गई थी। रानी के ससुर श्याम जी रिटायर्ड टीचर थे। उनका बेटा संदीप टीचर था। रानी संदीप की पत्नी थी। 4 साल पहले ही संदीप और रानी की शादी हुई थी और शादी के 3-4 दिन बाद ही संदीप को किसी खुफिया मिशन पर जाने के लिए सेवा में वापस बुला लिया गया था। इस बात को 4 साल बीत चुके थे पर अभी तक संदीप वापस नहीं लौटा था और न ही उसके कोई खबर आई थी, इसलिए फौजी की तरफ से उसे गुमशुदा घोषित कर दिया गया था। संदीप के लापता होने की खबर से श्याम जी को गहरा सदमा लगा था। डॉक्टर का कहना था कि संदीप के उनके लिए दवा का काम कर सकती है। रानी को विश्वास था कि संदीप जिंदा है और एक दिन जरूर वापस आएगा। उसके ही विश्वास को कायम रखने के लिए श्याम जी पूरा सहयोग देते थे। रानी को पहन ओढ़ कर रहना पसंद था। संदीप के हिस्से का लाड़ प्यार विवेक रानी पर लुटाते थे। रानी फैशन डिजाइन का कोर्स किया हुआ था। उसकी शादी के कुछ समय बाद ही उसके ससुर ने एक बुटीक खुलवा दिया था। तब माँ ने इस बात का भरपूर विरोध करते हुए कहा कि समय काटने के लिए घर के काम काज थोड़े होते हैं क्या। पर श्याम जी ने उनकी एक न सुनी। सास की बुरी बीमारी के बाद घर के कामकाज की पूरी जिम्मेदारी रानी के कंधों पर आ गई थी। बुटीक के साथ साथ वह घर भी बहुत खूबी संभालती रही, पर चाचा हमेशा उससे नाराज ही रहती थी। उन्हें रानी का सज सिंगर कर रहना, गाड़ी चलाना, बुटीक जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे रानी को ताने मारने का एक भी मौका अपने हाथों से जाने नहीं देती थी। समय बीतता जा रहा था। संदीप की माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। इस बीच रानी के माता पिता कई बार उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए आए, पर हर बार उन्हें खाली हाथ ही जाना पड़ा। रानी का कहना था कि संदीप वापस आएगा तो उसे यह न परेशान हो जाएगा और उसके परिवार की जिम्मेदारी भी अब मेरी है। आप ससुराल ही मेरा मायका है। श्याम जी को रानी की ऐसी सोच और समझदारी पर बहुत गर्व होता था। एक दिन श्याम जी के करीबी प्रदीप घर आए और बोल, श्याम, मैं एक प्रस्ताव लेकर तेरे पास आया हूँ। कैसा प्रस्ताव? श्याम जी ने पूछा। इसके बाद उन दोनों दोस्तों ने बहुत देर तक साथ में समय बिताया और बातों की। फिर प्रदीप जाते जाते बोले, मुझे तेरे जवाब का इंतजार रहेगा। प्रदीप के जाने के बाद श्याम जी काफ़ी दिन तक किसी गहरी सोच में डूबे रहे। रानी ने कई बार पूछने की कोशिश की पर उन्होंने चिंता की कोई बात नहीं बोलकर उसे टाल दिया। पर मन ही मन में रानी के लिए एक बड़ा फैसला ले चुके थे, जिसकी बात करने के लिए रानी के माता पिता से उसके मायके जा रहे थे। रानी इस बात से पूरी तरह बेखबर थी। रानी के बुटीक जाते ही श्याम जी घर से निकल गए थे। उन्हें अचानक यूँ देखा रानी के माता पिता थोड़े चिंतित हो उठे। रानी के पिताजी ने हाथ जोड़कर श्याम जी से पूछा, आप अचानक यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। श्याम जी बोले, मैंने रानी के लिए एक फैसला लिया है जिसमें आप दोनों की राय लेना जरूरी था। यह सुनकर रानी के माता पिता एक दूसरे की तरफ फिर आने से देखने लगे। रानी की माँ ने बड़े ही उतावलेपन से पूछा, कैसा फैसला भाई साहब? श्याम जी ने कहा, रानी के दूसरी शादी का फैसला। ये आप क्या कह रहे हैं? यह कैसे मुमकिन है? रानी के पिता ने हैरानी से पूछा। श्याम जी बोला, क्यों मुमकिन नहीं है? संदीप की वापसी अब एक सपने जैसी है। 5 दिन की शादी को निभाने के लिए रानी अपनी पूरी जिंदगी अकेलेपन के हवाले कर दे, ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। उसे बच्चों के विश्वास पर अपने यकीन की मोहर अब तो और नहीं लगा सकता। बिना किसी दोस्त के वह एक अधूरेपन की सजा क्यों काटेगी? पर भाई साहब, जाने की माँ के बीच में बोलना चाहा तो श्याम जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा पर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। इतना कहकर वे आगे बोले, मैं अपने बेटे के प्यार में रानी के भविष्य की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। आज मेरी जगह संदीप भी होता तो रानी के लिए इस तरह की अधूरी जिंदगी उसे कभी स्वीकार नहीं होती। आप दोनों ने उसे जन्म दिया है। उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको इसकी सूचना देना मेरा फर्ज था। इससे चला आया, वरना रानी का कन्यादान करने का फैसला मैं ले चुका हूँ। अब आगे चाहता हूँ
कर श्याम जी भी चले गए। श्याम जी के जाने के बाद रानी के माता पिता बहुत देर तक सोचते रहे कि वह अपनी बेटी के भविष्य के बारे में इतनी गहराई से नहीं सोच पाई। पर श्याम जी जैसे लोग बहू को बेटी की जगह रखकर अपनी सोच का लेवल कितना ऊपर उठाए हुए हैं। रानी की दूसरी शादी के बारे में सोचते समय संदीप का चेहरा कितनी बार उनकी आंखों के सामने घूमा होगा। श्याम जी की रानी के मायके से लौट के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे। रानी श्याम की चाय लेकर उनके कमरे में ही चली गई थी। चाय का कप टेबल पर रखते हुए उसने पूछा, क्या हुआ पापा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सब ठीक है बेटा, उन्होंने जवाब दिया और कहा, आप थोड़ी देर मेरे पास बैठ, मुझे कुछ बात करनी है। तो पापा, बोलकर रानी उनके पास बैठ गई। श्याम जी ने एक गहरी सांस ली और उसे बात करना शुरू कर दिया। संदीप की गैर मुश्किल में तुमने इस घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ हम सबको भी अच्छे से संभाला है। अपने छोटे बेटे का हर फर्ज तूने प्यार और अपनेपन से निभाया है। इतना ही नहीं, अपनी माँ के रूखे बर्ताव के बाद भी तू कभी उनकी सेवा करने के पीछे नहीं हटी। अगर मैं यह कहूँ कि संदीप की कमी तूने कभी महसूस ही नहीं होने दी तो ये गलत नहीं होगा। अब नहीं बेटा, मैं चाहता हूँ कि संदीप की यादें अपने मन में बसा रखी है, उसे तोड़कर तू बाहर निकाले और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। रानी ने कहा, आज अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? कुछ हुआ है क्या? संदीप की कोई खबर आई क्या? बोलिए ना पापा, क्या हुआ? रानी बेचैन हो उठी। श्याम जी ने भरे हुए गले से कहा, कोई खबर नहीं आई संदीप की, और ना ही आएगी। उसकी वापसी की उम्मीद अब छोड़नी होगी हमें। रानी जोर से चिल्लाते बोली, नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। कितने साल से पति के बिछड़ने का दर्द जो उसने अपने अंदर दबा कर रखा था, वह आज आंसुओं की धार के साथ बहता जा रहा था। श्याम जी ने रानी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज यह लाचारी और बेबस पिता तुझे कुछ मांगना चाहता है। बेटा, मना मत करना, बहुत सोच समझकर मैंने तेरा कन्यादान करने का फैसला लिया है। रानी ने चौंकते हुए कहा, पापा, आप भी कमरे से बाहर जाते जाते वह दुखी और बोली, आप गलत कह रहे हैं पापा। अगर संदीप की कमी मैं पूरी कर पाती तो मम्मी आज अस्पताल में कोमा में ना होती, माँ मुझे इतनी नफरत नहीं होती, और आज आप मुझे इस घर से विदा करने की बात नहीं करते। ऐसा बोलकर वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। रानी के जाने के बाद श्याम जी सच सोच में पड़ गए थे कि उसके आप भी बोलने जाने से क्या मतलब था। इस बात को 10 दिन बीत चुके थे। श्याम जी अपने फैसले पर अटल थे। उनके इस और माँ ने उनसे बात करना बंद कर दिया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी थी। श्याम जी एक बार फिर रानी को समझने की उम्मीद से उसके बुटीक पहुंच गए थे। उन्हें देखते ही रानी ने कहा, अरे पापा, आप यहाँ कैसे? नहीं बेटा, श्याम के शहर के लिए निकला था। श्याम जी बोले, सोचा तुझे देख लेता हूँ, तेरा काम खत्म हो गया होगा तो साथ में घर चलेंगे। रानी ने कहा, पापा, आप मुझे थोड़ा समय और लगेगा। ठीक है, श्याम जी बोले, मैं बाहर तेरा इंतजार करता हूँ, आ जाना। थोड़ी देर बाद बुटीक बंद करके रानी बाहर आ गई। श्याम जी ने उसे कहा, आज मैं गाड़ी चलाता हूँ। श्याम को चलाते हुए अपनी बात शुरू कर दी, और रानी ने कहा, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया बेटा, और उसे तूने आप भी बोलकर चुप हो गई थी। ऐसा क्यों कहा था? रानी ने कहा, संदीप ने मिशन पर जाने से पहले मुझे कसम दी थी कि अगर वह वापस नहीं लौटा तो मैं उसके इंतजार में अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं निकाल लूँगी और एक नई शुरुआत करूँगी। उस दिन आपने भी वही बात कह दी। आपकी तरह शायद वह भी मुझे अपने से दूर करना चाहता था। श्याम जिस बात की बहुत खुशी हो रही थी कि संदीप के बारे में उनकी सोच गलत थी। वह भी रानी के लिए इस तरह की अधूरी जिंदगी नहीं चाहता था। श्याम जी अपने फैसले पर अब और ज़्यादा मजबूत हो गए थे। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुझे याद है कुछ दिन पहले प्रदीप अपने घर आए थे। वह अपने बेटे पवन के लिए तेरा हाथ मांगने आए थे। पवन की पहली पत्नी की शादी के 6 महीने बाद ही देहांत हो गया था। वह कनाडा में बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। वह अभी यहीं है और कुछ दिन में वापस आने वाला है, इसलिए उन्हें शादी की जल्दी है। प्रदीप को बहुत सालों में से जानता हूँ। वह बेहद सुलझा और समझदार लड़का है, तो बहुत खुश रहेगी, और तुझे तो पवन के साथ कनाडा में ही रहना होगा। इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे बेटा, श्याम जी ने जोर देते हुए रानी से कहा। रानी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता था पापा कि आपके लाड़ प्यार का कर्ज मुझे एक दिन आपसे दूर जाकर चुकाना पड़ेगा। श्याम जी ने कल्पना और पवन का रिश्ता तय कर दिया। रानी के माता पिता को भी खबर कर दी। शादी का दिन आ चुका था। घर की सजावट श्याम जी ने रानी की पसंद के लाल गुलाबों के फूलों से कराई थी। रात जैसे ही घर के सामने पहुंची तो श्याम जी ने सभी का स्वागत किया।
थोड़ी देर बाद रानी की माँ उसे मंडप पर ले जाने के लिए आई तो रानी ने कसकर अपनी माँ के हाथों को पकड़ कर और कहा, मुझे यह नहीं होगा माँ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि संदीप यहीं कहीं आसपास है, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, यह सब होने से रोक दो माँ। रानी अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। रानी की माँ उसके बेसुध होने की सूचना देकर बाहर आई तो उसने देखा कि फौज की ये गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी है। उसमें से सुना के 4 जवान उतरे। उन्होंने हाथ पकड़कर एक आदमी को गाड़ी से नीचे उतारा। विवाह समारोह में आए सभी लोगों की नज़रें बड़ी हैरानी से उस शख्स को देख रही थी। उसे देखते ही श्याम जी की आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा। संदीप, मेरे बेटे, तूने बहुत इंतजार करवाया है। बोलते हुए श्याम जी ने उसे अपने सीने से लगाकर बेटे की वापसी की तरफ को चंद कर दिया। रानी की मन खुशी से भागती हुई अंदर गई और उन्होंने रानी के ऊपर पानी के छींटे मार फिर जोर से उसे झकझोर कर बोली, उठ बेटा, बाहर जाकर देख, तेरा विश्वास ने आज तेरे सुहाग की वापसी करा दी है। रानी सभी मर्यादाओं को लंघा करती प्रतिभक्ति विभाग हुई और संदीप से जान लिपट कर फूट फूट कर रोते हुए बोली, आखिर आपने मेरे विश्वास की लिहाज रख ली। संदीप, शोरगुल की आवाज़ से माँ भी बाहर आ गई थी और संदीप को देखकर अपने आंसू के भाव को रोक नहीं पाई थी। संदीप ने रानी से कहा, मेरी वापसी एक अधूरेपन के साथ हुई है रानी, लड़ाई में अपनी एक टांग खो चुका हूँ जिससे आप खुद हर समय सहारे की जरूरत पड़ेगी तो वह तुम्हारा सहारा क्या बनेगा। रानी ने चिल्लाते हुए कहा, यह कैसी बात कर रही है, अब हम पूरी ज़िंदगी साथ ही है, हमें एक दूसरे के सहारे और हमदर्दी की नहीं बल्कि साथ की ज़रूरत है। इतना कहकर रानी ने अपना हाथ संदीप के आगे बढ़ाया और कहा, आप देंगे मेरा साथ। पवन इतनी देर से दूर खड़ा होकर सब देख रहा था। उसने संदीप का हाथ पकड़कर अपने हाथों से रानी के हाथ में दे दिया। रानी प्रदीप के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, इस घर को संदीप छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। प्रदीप ने भी करनी के सिर पर हाथ रखकर अपना आशीर्वाद दिया और कहा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तेरा संदीप तेरे लिए वापस आ गया है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।